बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं मोहम्मद अब्दुल्ला चीमा और आप देख रहे हैं हमारा वीलॉग आज का द एंटीडोट। आज की स्टोरी थोड़ी सी डिफरेंट एक टॉपिक के ऊपर मबनी है और टॉपिक अगरचे बहुत ज़्यादा पुराना है, लेकिन जैसा कि हम पाकिस्तानियों को हमेशा गलत तारीफ बताई गई, हमेशा हमसे तारीख छुपाई गई, जो आजकल बहुत ज़्यादा एक मजाक भी बना हुआ है मुताला पाकिस्तान वाली तारीख। तो अ, उसको बहुत ज़्यादा मैनिपुलेट किया गया हमेशा से। और अगर मैं देखूं तो एक जर्नलिस्ट होने के बावजूद पूरी स्टोरी मुझ तक आज ही पहुंची है। ये कोई एक्सक्लूसिव स्टोरी नहीं है, लेकिन हमारे सुनने वाले जो हैं शायद उनके लिए ये एक नया इजाफा ज़रूर होगा, जैसा कि मैं या मेरी टीम हमारे लिए भी एक नई इंफॉर्मेशन सामने आई थी। अभी पिछले दिनों अंबानी के बेटे की शादी हुई है उधर इंडिया में, तो हमारे मुल्क में उसका बहुत ज़्यादा चर्चा था और हमारे मुल्क में एक ही बात हो रही थी कि हमारे मुल्क में ऐसे सनतकार या ऐसे बड़े लोग क्यों नहीं है, जैसे इंडिया में अंबानी है, जैसे इंडिया में टाटा है, उधर बिरला वाले हैं, इस तरह। और खैर अब वो तो बहुत आगे निकल गए हैं इसमें। तो फिर जब वो एक पोस्ट नजर से गुजरी जो कि इस वक्त बहुत ज्यादा वायरल हुई हुई है और उसके हकायक को फिर हमने चेक किया, क्योंकि मुझे उसमें कुछ शक लग रहा था कि ये शायद किसी जज्बाती आदमी ने लिख ना दी हो। स्टोरी लंबी है, जुबानी याद करना बहुत मुश्किल है उसको, तो इसलिए हम मदद तो लेंगे अपने इस लिखे हुए स्क्रिप्ट की। तो वो ये है जी कि देखें, पाकिस्तान में वो जैसा बताया कि हमेशा से ये एक किस्म का रोना रोया गया कि हमारे पास इतने बड़े लोग क्यों नहीं है। और हमें देखूं बचपन से अगर हमने स्टोरियां जो सुनी है वो यही सुना है कि पाकिस्तान को 22 खानदान 22 अरबपति खानदान लूट कर खा गए। हम पाकिस्तानी आज जहां पर खड़े हैं जनाब, ये वो 22 अरबपति खानदानों का ही किया धरा है सारा। यही स्टोरी आप लोगों ने भी हमेशा यही सुनी होगी। 22 अरबपति खानदान की बहुत मशहूर एक टर्म है जो पाकिस्तान में हमेशा से यूज हुई है। अगर देखें तो 1970 तक हम पाकिस्तान की ये स्टोरियां भी सुनते हैं कि पाकिस्तान दुनिया को कर्ज दिया करता था, पाकिस्तान की मिशन बहुत बेहतर थी, पाकिस्तान हर चीज तकरीबन खुद बनाता था। और खुद बनाता नहीं था तो बहुत से दीगर बड़ी बड़ी कंपनियां पाकिस्तान में आके प्लांट लगाती थी और असेंबल करती थी। और उस वक्त पाकिस्तान में तकरीबन ये 30 से 40 ऐसे सनतकार थे जो आज के अंबानी टाटा और बिरला लोगों से ज्यादा बड़े थे। उसमें सनतकार भी थे, बैंकर भी थे, उसमें बिजनेस जीनियस भी थे। तो ये टोटल लोग उसमें मौजूद थे। और अगर हकायक को देखा जाए बिल्कुल न्यूट्रल होकर, तो 1970 तक पाकिस्तान जापान कोरिया और चाइना से, चाइना तो खैर उस वक्त किसी गिनती में नहीं आता था, तो पाकिस्तान जापान और कोरिया से बहुत आगे था। और ये हाँ, जी बिल्कुल, मिडिल ईस्ट का तो खैर 1985 या 1990 तक किसी कहानियों में जिक्र भी नहीं था। तो उस वक्त अगर 70 की बात करें तो ये बड़ी हैरानगी होगी आपको कि पाकिस्तान जापान से आगे कैसे था। तो पाकिस्तान 1970 तक हकीकतन जापान और कोरिया से बहुत आगे था। लेकिन पाकिस्तान को फिर तबाह कैसे किया गया कि इन सनतकारों को, इन बैंकरों को 22 अरबपति खानदानों का नाम देकर टारगेट किया गया, उनको बिल्कुल तबाह बर्बाद कर दिया गया। अच्छा, इन खानदानों में देखें तो इसमें सैगल ग्रुप था जिसने पाकिस्तान में कपड़े की सनत को उरूज दिया और दुनिया पाकिस्तान के कपड़े को पसंद करती थी। दुनिया में पाकिस्तान के कपड़े के चर्चे हुआ करते थे। फिर दाऊद ग्रुप था जो दाऊद हरकुलिस के नाम से भी जाना जाता है, वो बाद में दाऊद हरकुलिस बन गया। वो हैवी व्हीकल्स और जरी मशीनरी बनाते थे। ट्रैक्टर साजी की टोटल सनत उनके पास थी। उस वक्त पाकिस्तान में ट्रैक्टर बनने शुरू हो चुके हुए थे। आज आज तक पाकिस्तान अपने ट्रैक्टर नहीं बना रहा। इनफैक्ट हम तो कुछ भी नहीं बना रहे, सब कुछ असेंबल करते हैं बाहर से पुर्जे मंगवाकर। तो इस तरह जो छोटी सनत थी पाकिस्तान में, जो छोटी मसनूआत थी इससे रिलेटेड, वो हारून खानदान के पास हुआ करती थी। पाकिस्तान की सबसे पहली एयरलाइन जिसे हम ओरिएंट एयरलाइन के नाम से जानते हैं, ये भी एक अनोखी स्टोरी है कि ये पाकिस्तान की अपनी एयरलाइन नहीं थी, ये इस्फहानी ग्रुप की थी। ओरिएंट एयरलाइन के नाम से थी जब पाकिस्तान बना, इस्फहानी ग्रुप की थी। और 1953 में वो नेशनलिज्म के नाम पर इसको हथिया लिया गया। अब सोचें कि आपकी एक चीज हो, आपकी एक एम्पायर हो और उसको अचानक गवर्नमेंट जो है वो छीन के उसको अपना टैग लगा दे। तो ये बिल्कुल ऐसा ही हुआ था कि वो ओरिएंट एयरलाइन थी, उसको गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान ने नेशनलाइज किया और उसके ऊपर पीआईए का टैग लगा दिया और हमें बताया कि हमने पीआईए बनाई है, जबकि वो एयरलाइन 1939 से गालबन चल रही थी और बड़े कामयाबी के साथ चल रही थी। इसी तरह फिर आगे देखें तो इसी इस्फहानी खानदान के सिलहट में, यानी कि मशरकी पाकिस्तान में चाय के बागात हुआ करते थे। लेकिन वो जब पाकिस्तान टूट गया और वो बांग्लादेश बन गया, तो चाय के सारे बागात जो हैं वो बांग्लादेश ले गया था। हबीब ग्रुप की बात करें, जिसे हम हबीब बैंक भी कहते हैं, तो ये बैंकिंग के किंग हुआ करते थे। पाकिस्तान में जो सबसे बड़ी बिल्डिंग थी 1960-70 तक, वो हबीब बैंक प्लाजा कराची हुआ करती थी। और वो उस वक्त एशिया की सबसे बड़ी बिल्डिंग थी, 26 मंजिला थी। अभी तो 26 मंजिला किसी खाते में नहीं आती, लेकिन उस वक्त ये एशिया की सबसे बड़ी बिल्डिंग थी। और
उसको देखने के लिए, यकीन मानिए उसको देखने के लिए इन तमाम ममालिक से, एशिया के जितने भी ममालिक हैं, लोग आया करते थे, इंजीनियर्स आया करते थे कि ये पाकिस्तान ने क्या शाकार बना दिया। और उस बिल्डिंग की 9वीं मंजिल पर उस वक्त एशिया का जो सबसे पहला बैंकिंग का IBM का सिस्टम था वो नस्ब किया गया था। आप अंदाजा लगाएं कि एशिया में जापान था, एशिया में कोरिया था, एशिया में चाइना था, एशिया में इंडिया था, एशिया में मलेशिया था और बहुत सारे ममालिक, लेकिन जो IBM का बैंकिंग सिस्टम था वो सबसे पहले पाकिस्तान में हबीब बैंक प्लाजा की 9वीं मंजिल के ऊपर नस्ब हुआ था। इस तरह अगर हम फैंसी कपड़े की सनत को देखें तो उसके बादशाह निशात ग्रुप हुआ करते थे। निशात ग्रुप जो था ये फैंसी कपड़े जो थे, जितने जो शादियों वादियों पे ये जो तकारीब में पहने जाते हैं उसके किंग थे, और वो कपड़े इंडिया में जाते थे, वो कपड़े हमारा मिडल ईस्ट, सारे हमारे इधर अफ्रीका में और इन तमाम ममालिक में पाकिस्तान के निशात ग्रुप के कपड़े जाते थे। उन ममालिक में उनके हिसाब से बनाए जाते थे। अब यहाँ पे ये ना कह रहे कि पाकिस्तान के फैंसी कपड़े उन ममालिक में क्या करते थे। फिर उसके बाद अगर देखें तो पाकिस्तान की जो उस वक्त सबसे बड़ी इंडस्ट्री थी, जो सबसे एक ताकतवर इंडस्ट्री थी, तो बीको इंडस्ट्री जो लाहौर में कायम थी। मेरे वाले साहब मुझे बताते हैं कि जब बीको में शिफ्ट चेंज होती थी तो ऐसा लगता था कि इंसानों का कुछ समंदर बाहर आ गया। उस वक्त उसके अंदर तकरीबन 6000 लोग मुलाजमत करते थे। 1970 तक की बात है, बीको के अंदर 6000 मुलाजिम थे और हर शिफ्ट पे 2000 लोग रोटेट होते थे। बीको जो थी वो साइकिल इंडस्ट्री जितनी भी थी पाकिस्तान में या अफ्रीका में या एशिया में, साइकिल टोटल बीको इंडस्ट्री की बनती थी, जिसमें हमने अपने बचपन में नाम सुने हुए कि हरकुलिस, सोहराब, रुस्तम, ये तमाम उन्हीं की थी। फिर अगर देखा जाए तो मियां शरीफ खानदान का नाम आ जाता है। वही शरीफ खानदान जिसको हमें पिछले 15 साल से चोर चोर और पता नहीं क्या क्या कुछ कहकर बताया जा रहा है। ये 1970 तक जो था, जो इत्तेफाक के ट्यूबल और इत्तेफाक की थ्रेशर, ये पाकिस्तान में ये चलती थी। ट्यूबल जितने भी तो वो इत्तेफाक ग्रुप के थे, थ्रेशर जो थी जो गंदम को निकालती है वो इत्तेफाक ग्रुप बनाता था। अच्छा, फिर देखें तो सन 66 में बीको के मियां लतीफ और जो इत्तेफाक फाउंड्री के मियां शरीफ थे। अब आप सुन के हैरान होंगे कि इन्होंने गवर्नमेंट से इजाजत ली थी और ये टैंक बनाने की तरफ जा रहे थे। टैंक, जी, वो टैंक जो हैवी इंडस्ट्री टेक्सला जो है वो चाइना के ताउन से बना रही है, और मेरा ख्याल है उन्होंने काम भी 90-95 में कहीं जाकर शुरू किया। उससे पहले ये दो खानदान, मियां लतीफ बीको वाले और मियां शरीफ जो है ये इत्तेफाक फाउंड्री वाले, इन्होंने हुकूमत के साथ मुआहदा किया था कि पाकिस्तान आर्मी के जितने टैंक्स हैं वो जदीद तरीन टैंक्स वो पाकिस्तान में बनेंगे। तो आप अंदाजा लगाएं अगर इन्होंने उस वक्त टैंक बनाने शुरू किए होते तो अब तक पाकिस्तान टैंक साजी में, मतलब आप कहेंगे कि मैं कुछ ज्यादा बात कर गया हूं। हम इब्राहिम के जो अमेरिका का इब्राहिम टैंक है, अगर हम अपने बनाते तो शायद हम उसके मुकाबले के टैंक बना रहे होते, जो अभी तक हम बाहर से मंगवाते हैं और असेंबल करते हैं। हमारे पास अभी तक अपना टैंक नहीं है। इस तरह लॉरेंसपुर वुलन मिल्स की बात की जाए तो दुनिया में जो शूटिंग का कपड़ा था, जो पैंट कोट वगैरह का जिनका कपड़ा होता है, ये दुनिया में नंबर 1 था और ये सन 2000 तक भी नंबर 1 ही था। इनकी मिलें तब तक भी बहुत अच्छा काम कर रही थी, लेकिन उस वक्त इसको नेशनलिज्म के नाम पर हथिया लिया गया था और वो सारा उनका बिजनेस तबाह कर दिया गया था। तो उनके मालिकान बाद में जो थे वो मशीनरी लेकर के बांग्लादेश चले गए थे। हुआ ये था कि हमारे यहाँ जनाब हरदिल अजीज लीडर उस जमाने के हैंडसम, उस जमाने के स्मार्ट भुट्टो साहब जब हुकूमत में आए तो उन्होंने असल में इन 22 खानदानों के खिलाफ जो है वो मुहिम चलाई थी और कहा था कि ये मैं तो इनके पेट से सारे मुल्क की दौलत निकलवाऊंगा। हालांकि पाकिस्तान को उस वक्त तक ये 22 खानदान ही चला रहे थे। अगर हम देखें तो पाकिस्तान की गवर्नमेंट खुद से तो कुछ भी नहीं बनाती थी उस वक्त तक, और अवाम जो है उन 22 खानदानों के खून के प्यासे होते थे। चंद साल पहले तक, अगर मैं कॉलेज दौर तक की बात करूं, जब हम ये स्टोरी सुनते थे तो हमें भी यही नफरत हुआ करती थी, 22 खानदान लूट कर खा गई, 22 अरबपति खानदान, क्योंकि कहानी हमें ऐसी सुनाई गई थी कि हमें उन पर यकीन करना पड़ा था। अब भुट्टो साहब खुद तो जागीरदार थे, तो उन्होंने क्या किया कि जितने भी जागीरदार थे बड़े बड़े, उन सबको पावर दे दी, उन सबको कौमी असेंबली में बिठा दिया, और जो सनदकार थे, जो हकीकतन मुल्क को चलाते हैं, जो हकीकतन इस मुल्क, किसी भी मुल्क के जो बैकबोन होते हैं, उनकी तमाम जो अमलाक थी, उनकी तमाम जो इंडस्ट्री थी, उसको कौमी मलकियत में ले लिया गया कि जी हम यहाँ पर सोशलिज्म लेकर आएंगे, हम यहाँ पर कम्युनिज्म लेके आएंगे। अगर सादा लफ्ज मैं ये बात करता हूँ कि भुट्टो साहब शायद हमारी तारीख के सबसे कंफ्यूज इंसान थे, सबसे कंफ्यूज इंसान। पीपल्स पार्टी के लोगों को भुट्टो लफ्ज को बहुत बुरी लगेगी ये बात, क्योंकि भुट्टो साहब का नारा था कि हमारा उनका था हमारी सियासत जो है वो जमहूरियत है, हमारी जो मईशत है वो सोशलिज्म है, सोशलिस्ट है,
और हमारा जो आइन है वो इस्लामी है। इसको हम देखें तो ये ऐसी ही बात है कि अगर कोई शख्स ये कहे कि मैं मुसलमान हूं लेकिन किताब मेरी जो है वो है बाइबल और नबी मेरा मूसा अलैहिस्सलाम है, यानी कि आपकी तीनों चीजें डिफरेंट हो, आप किसी एक चीज के ऊपर टिक ही नहीं रहे, आपने अपनी अपनी पसंद की चीजें हर जगह से ले ली हैं। जब वो नेशनलाइज हुए सारे तो लाहौर की जो बीको इंडस्ट्री थी उसको फिर पीको का नाम दे दिया गया और वो फिर बर्बाद हो गई। उसको सरकारी मुलाजिम जो लूट के खा गए, वहां कुछ भी नहीं बनता था। उन बीको के जो मियां लतीफ साहब थे उसके मालिक वो उस वक्त जर्मनी में चले गए थे, यहाँ से सब कुछ छोड़ छाड़ कर, और फिर 2003 में गालबन वहीं पर उनकी वफात हुई थी, वो पाकिस्तान वापस नहीं आए थे। इत्तेफाक फाउंड्री के जो मियां शरीफ थे ये पाकिस्तान छोड़कर गल्फ में चले गए थे, वहां पे उन्होंने गल्फ स्टील मिल्स के नाम से एक फैक्ट्री लगा ली थी। पाकिस्तान में तो उनका कारोबार ऑफकोर्स खत्म कर दिया गया था। असफानी खानदान कंगाल हो गया था, जैसे पहले बताया कि उनके चाय के बागात तक जो बांग्लादेश ले गया था, उनकी एयरलाइन जो ओरिएंट है वो PIA बनकर बर्बाद हो गई। अच्छा, हबीब बैंक से हबीब बैंक छीन लिया गया। कोहिनूर ग्रुप जो कोहिनूर मिल जो थी जो सैगल ग्रुप की थी, जो उसे उस वक्त पोटोहार में का कोहिनूर कहा जाता था, उसको भी प्लाट बना के नीलाम कर दिया गया। जी, इतनी बड़ी मिल उसको प्लाट बनाकर जो है वो बेच दिया गया। मशरकी पाकिस्तान में जनरल अयूब खान के दौर के जो मेमन सिंह और नारायणगंज के बड़े बड़े इंडस्ट्रियल जोन कायम किए गए थे अयूब खान के दौर में, वो सारे बांग्लादेश के काम आए, वो सारे बांग्लादेश उठा के ले गया। कराची में देखा जाए साइट इंडस्ट्रियल स्टेट, जहां गंधारा वाले हीनो ट्रक बनाते थे, शाहनवाज लिमिटेड शेवरले बनाती थी और मर्सिडीज असेंबली करते थे, सब कुछ नेशनलाइज करके तबाह कर दिया गया। इन खानदानों में से असफानी खानदान की बेटी फिर बाद में हुसैन हक्कानी साहब की अहलिया बनी और वो अमेरिका चली गई। तो फिर उसके बाद जनरल ज़ियाल जब हुकूमत में आए हैं तो उस वक्त खैर वो जैसे वो कहते हैं ना कि पानी पुलों के नीचे से गुजर गया हुआ था। उन्होंने बहुत कोशिश की इन तमाम सनतकारों को वापस लेकर आया जाए। वो खुद चलकर जर्मनी गए थे मियां लतीफ के पास और उन्होंने उनसे रिक्वेस्ट की थी कि आप वापस आए और आपकी इंडस्ट्री आपको वापस करते हैं। तो मियां लतीफ ने इनकार कर दिया था। उन्होंने कहा था कि मैं अब जर्मनी में ही जो है अपने गार्डनिंग करते हुए बस अब जिंदगी गुजारूंगा। तो वो तो वापस नहीं आए थे, लेकिन उसमें फिर हारून खानदान को वापस लाया गया, उसके महमूद हारून को गवर्नर सिंध बनाया गया। शरीफ खानदान जिसके बारे में कहा जाता है कि ज़ियाल हक ने बड़ा नवाजा इनको, जनाब नवाज शरीफ को उठाकर वो वजीर खजाना लगाया और फिर वो वजीर आला पंजाब लगाया, तो उनको उस चीज की तलाफी करते हुए वो वापस लेकर आए थे। जैसे बाकी खानदानों को वापस लाने की कोशिश कर रहे थे कि आए हम आपको दोबारा मौका देते हैं, हम आपको दोबारा जो है वो आपकी इंडस्ट्री वापस करते हैं, पाकिस्तान को अपने पैरों पर खड़ा करें। लेकिन मैंने बताया ना तब तक पानी पुलों के नीचे से गुजर चुका था। और अगर देखें तो अब मुल्क के अंदर जितनी भी तरक्की हुई है अभी भी अगर देखें तो ये उसी शरीफ खानदान के नवाज शरीफ के दौर में हुई है। हमारे कुछ भाइयों को बहुत बुरा लगेगा अगर हम पाकिस्तान में से नवाज शरीफ खानदान के जो हुकूमत के, नवाज शरीफ कह रहे हैं, हम PMLA हुकूमत के अगर प्रोजेक्ट्स को निकाल दें तो यहाँ पर फिर मुर्गियां बचती हैं, कट्टे बचते हैं, बच्चे बचते हैं और लंगर खाने बचते हैं। मेरे प्रोड्यूसर साहब बहुत नाराज हो रहे हैं क्योंकि उनको ये बात पसंद नहीं आ रही, ये वाली बात। अब भुट्टो साहब के खानदान का तो ये हाल था कि नवाज शरीफ जो था, नवाज शरीफ की हुकूमत जो थी उसने मोटरवे बनानी शुरू की, तो भुट्टो साहब की बेटी ने उस मोटरवे को बंद करने के लिए बड़े जतन किए थे। और जो लाहौर से फैसलाबाद मोटरवे है पिंडी भटिया से, ये जो दो रोया ये उसी बेनजीर का कारनामा था, वरना ये भी 3 लेन वाली मोटरवे हुआ करती थी और इसने 3 अरब वो ही बनना था। तो जनाब अब हुआ ये कि उसी शरीफ खानदान को हम पिछले 14, 15, 20 साल से सुन रहे हैं चोर चोर चोर, और कभी वो जेल के अंदर होते हैं, कभी जेल के बाहर होते हैं, कभी जिला वतनी में होते हैं, और शोर डाला गया कि 2 प्लाट कहां से आए, जबकि आप देख लें कि 1970 में शरीफ खानदान कहां खड़ा था। मैं शरीफ खानदान की वकालत नहीं कर रहा, इस चीज से जुड़ी हुई जो स्टोरी है उसको हकीकत है उसको बयान कर रहा हूं। अब मुल्क के अंदर जो गुलामी है, इस मुल्क के अंदर जो गुर्बत है वो तो भुट्टो साहब की दी हुई थी। एक हैंडसम, एक स्मार्ट लीडर जिसकी बड़ी मिसालें देते हैं कि पाकिस्तान के अंदर एक लीडर ही वो था। पाकिस्तान को तोड़ने में भी वो जो उन्होंने पोलैंड में करारदाद फाड़ के फेंक दी थी रशिया की, तो अगर वो ना फेंकी थी तो शायद बांग्लादेश टूटता भी ना। तो हमारे लोग आज भी बड़े मशहूर हैं कि देखिए वो भुट्टो साहब ने वहां खड़े होकर करारदाद फाड़ कर हवा में लहरा दी। असल में अगर उसको ना फाड़ा जाता और उस करारदाद को पर अमल किया जाता तो बांग्लादेश बनने से बच जाना था। अब अवाम जो है उसकी बेरोजगारी में जितने फ्यूडल्स हैं, वडेरे हैं, ये चौधरी, मखदूम, लगारी, जितोई, टवाने, ये सब बड़े जिम्मेदार इसमें शामिल हैं और ये सब असेंबलियों में यही पहुंचे हुए, यही इलेक्टेबल्स हैं। अभी भी देखें तो इन्हीं की औलादें हैं, वो खुद फौत हो गए, उन्हीं की औलादें आगे आ रही हैं। नया बंदा तो इस सिस्टम में आ ही नहीं सकता।
तो जितने भी सनतकारों का सनतकार थे उनको तबाह कर दिया गया और मुल्क को वडेरों का और IMF का गुलाम बना दिया गया। अब जो अहले शऊर अहले शऊर लोग, उनका इस वीलॉग से मुत्तफिक होना हरगिज हरगिज जरूरी नहीं है। आम लोग इससे मुत्तफिक हो सकते हैं और इसके ऊपर बाकायदा रिसर्च भी कर सकते हैं, इसकी ऑथेंटिसिटी को चेक भी कर सकते हैं। तो वीडियो के एंड में मैं अपना वही पैगाम जो हमने आपसे वादा किया हुआ है कि हम हुकूमत पंजाब और हुकूमत पाकिस्तान से मुतालबा करते हैं कि नाथशोल लेबॉर्ट्रीज को वापस इंस्टॉल किया जाए पंजाब के अंदर, 4 शहरों में नहीं तमाम शहरों के अंदर इंस्टॉल किया जाए, ताकि गरीब आदमी जो महंगे लेबॉर्ट्री टेस्ट को अफोर्ड नहीं कर सकता और उन टेस्ट ना होने की वजह से उसकी बीमारी डायग्नोज नहीं हो पाती, वो बीमारी डायग्नोज हो सके और लोगों की जिंदगी आसान हो सके। एंड में आपसे वही दरखास्त है कि इस चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल बटन को जरूर प्रेस करें ताकि आपको हर नई वीडियो का जो है वो नोटिफिकेशन आ जाए। वीडियो पसंद आए तो इसको लाइक करें और आगे ज्यादा से ज्यादा लोगों के साथ शेयर करें। मिलते हैं अगली वीडियो के साथ। अल्लाह हाफिज।